अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिसेस ने मौजूदा जो निज़ाम है या मौजूदा जिस तरीक़ेकार से सुप्रीम कोर्ट चलाई जा रही है उस पर अपना अलम बगावत बुलंद तो किया था, आज तहरीरी तौर पर भी जारी कर दिया है। कैसे ये आपके सामने रखूँगी और साथ ही कुछ आज व्लॉग में ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो अहम तरीन मुकदमा चल रहा है 6 जजेस के ख़त से मुतालिक, उस पर गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले को लेके किस तरीके से एक नया रंग या रुख देने की कोशिश की जा रही है, ये भी इसी व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपने 3 जजेस ने कैसे मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ेकार है या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर मुकदमात मुकर्रर होने का तरीका है, उस पर अपना इख्तलाफ लिख दिया है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत फुल कोर्ट ने की थी और उस फुल कोर्ट की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फरीदी साहब और उनके साथी जजेस ने जो एक्ट है उसके हक में फैसला दिया और वो जजेस जो कि जस्टिस बंदयाल के कैंप से समझे जाते हैं, उन्होंने उस जो पूरा केस था उसमें अपना डिसेंटिंग उस वक्त भी नोट दिया था और आज उन्होंने तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनसे लगता ये है कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून ख़त्म हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद का ये इख्तलाफी नोट है और इस इख्तलाफी नोट के साथ जस्टिस शाहिद वहीद का इजाफी नोट भी है। और इन तीनों जजेस के अलावा जो इख्तलाफ करने वाले जजेस थे उनमें जस्टिस इजाजुल एहसन भी थे, उनमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी थे, लेकिन वो दोनों रिज़ाइन कर चुके और उनके इस्तीफ़े के बाद अब इन तीनों जजेस ने अपनी तफसीली वजूहात जारी की हैं। तफसीली वजूहात में देखिए, एक बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना के पार्लियामेंट ने जो अदलिया है उसके अंदर मुदाखलत की कोशिश की, फराहमी इंसाफ के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। इन जजेस का ये कहना है कि अगर आप आज इजाज़त दे देंगे पार्लियामेंट को इस तरीके से एक आम कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रद्दोबदल करने की, तो फिर होगा ये कि आइंदा पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनेंस लाकर आपके तरीक़ेकार को बदलती रहेगी। तो इन जजेस का ये कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के असूल के तहत नहीं आना चाहिए था, बल्कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या अदलिया को खुद इख्तियार है कि वो अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बना सकें। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जस्टिस आयशा मलिक, जब ये केस सुना जा रहा था, डेली की बुनियाद पर होता था, समाअत बराह रास्त थी, तो उस वक्त उनके ऊपर ये तनकीद होती थी कि वो क्यों बार बार ये कहती हैं कि अपील कहाँ जाएगी फुल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़। तो ये मामला भी तफसील से इस जो इख्तलाफी नोट है उसमें डिस्कस किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक का ही तहरीर करदा इख्तलाफी नोट है और उसके अंदर ये कहा गया है जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से तहरीर करदा नोट के अंदर कि अगर आप बना देते हैं फुल कोर्ट या आप बना देते हैं आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में लार्जर बेंच, तो फिर ये बताइए कि उसकी अपील कितने जजेस सुनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 8 रुकनी बेंच या 9 रुकनी बेंच आप बनाते हैं, 9 रुकनी बेंच सुन लिया 184(3) के मफाद आमा के मुकदमात में बेंच ने बैठकर एक केस, तो फिर उस फैसले के खिलाफ अपील कहाँ पर जाएगी जो आपने इस कानून के तहत दे दी है। इन जजेस का ये भी कहना है कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील देना ज़रूरी नहीं है, जो कि नहीं होती थी, पहले क्रिएट की गई। तो अब यहाँ पर उनका ये सवाल है कि अगर एक लार्जर बेंच 10 जजेस बैठकर सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस 17 हैं, तो 10 जजेस के खिलाफ तो आइडियली 11 जजेस को या 12 जजेस को बैठकर अपील सुननी चाहिए ना। तो फिर ये बताइए कि अगर 10 रुकनी बेंच बनाते हैं, 9 रुकनी बेंच बनाते हैं, उसके खिलाफ अपील कहाँ जाएगी? ये वो सवाल था जो जस्टिस आयशा मलिक तब कर रही थी। तो तब उनको जवाबी जो मिलता था, दलील मिलती थी, वो ये मिलती थी कि जब फुल कोर्ट बैठकर समाअत कर रहा है, 17 या 15 जो जजेस हैं, जुडिशल माइंड्स हैं, वो बैठकर कोई फैसला दे रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है उसके खिलाफ अपील की। तो उनका मुद्दा या उनका सवाल तो वहीं पर है कि आप लार्जर बेंच के कंसेप्ट को ख़त्म कर रहे हैं और लार्जर बेंचेस बनाना, जो कि आपने आइन में लिख दिया कि भाई आईनी तशरीह के मामलात पर बड़े बनेंगे ही लार्जर बेंचेस, तो फिर क्यों उनके खिलाफ अपील का हक दिया है? जब अपील सुनी नहीं जा सकती, लार्जर बेंच बने नहीं सकता। तो ये वो सारे मसाइल हैं जिनकी निशानदेही इकट्ठा जो मुतफ़िक़ा इख्तिलाफ़ी नोट है उसके अंदर दी गई है। जस्टिस शाहिद वहीद ने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए हैं अपने इजाफी नोट के अंदर। वो ये कहते हैं कि जजेस कमेटी अपने रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक नहीं बना सकेगी। उन्होंने कहा कि जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूदा खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि अगर जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा? कानून खामोश है। यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताती चलूँ कि इसी माह में जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि उसी जजेस कमेटी का हिस्सा हैं,
वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं और वापस आएंगे 28 को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाना है इस वीकेंड और तकरीबन 18-20 रोज़ वो यहाँ पर नहीं होंगे और उनकी गैर मौजूदगी में ये कमेटी कैसे चलेगी, ये सवाल उठाया है जस्टिस शाहिद वहीद ने। और साथ ही ये भी सवाल उठाया है कि अगर कोई जज अलील हो जाता है, बीमार है, तो फिर क्या किया जाएगा। नहीं आइन कहता कि इन 3 सीनियर तरीन जजेस के अलावा किसी जज को इस जजेस कमेटी के अंदर शामिल किया जा सकता है। और उसके अलावा ये भी कि अभी जैसे हाल ही में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुल्क से बाहर जाना है, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का भी एक्सपेक्टेड है कि वो किसी जुडिशल कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, अभी कंफर्म नहीं है। तो फिर उस सूरत में क्या होगा, जस्टिस मुनीब अख्तर क्या कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनेंगे, तो उनके साथ अगले सीनियर 2 जजेस को आप कमेटी का इख्तियार देंगे या फिर नहीं। ये जो तीनों जजेस जो कि एब्सेंट हैं, उनमें से 2 वो वहाँ से बैठ के वर्चुअली मीटिंग बुलाएंगे। और अगर इन केस जैसे शाहिद वहीद कहते हैं कि नहीं है इंतज़ामी कमेटी का सरबराह अवेलेबल या कोई मसला है, तो फिर जजेस की अदम मौजूदगी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है मुल्क में, कोई इमरजेंसी बेंच तश्कील देना है, तो वो कौन देगा। उसके अलावा ये भी सवाल किया गया है कि कानून में इन तमाम सवालात का कोई जवाब नहीं है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लाया गया है, और साथ ही जजेस कमेटी इन सवालात के कोई जवाब नहीं बना सकती। ये भी कहा गया है जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से कि जो उनका लिखा गया ये नोट है, ये अभी तो किसी काम का नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि फ्यूचर में जाके कहीं पर ये मदद करे। इस एक इंडिकेशन से ये लगता है कि मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ये ख्याल रखते हैं जहन के अंदर के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को इस तरीके से तकसीम नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं आना चाहिए, जजेस कमेटी नहीं होना चाहिए, और वापस उसी तरीके से उसी निज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन खैर, कानून अभी अपने डेवलपिंग स्टेज में, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसके साथ ही अगर हम ये बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में इसी जजेस कमेटी के बनाए गए पिछले दिनों जो सूमोटो लिया गया, सूमोटो नंबर 1 2024 का 6 जजेस के ख़त से मुतालिक, और सुप्रीम कोर्ट में अब वो तकरीबन 1.5 माह से ज़ेरे इल्तवा है और उसको खींच के लंबी तारीख दी गई है अगले महीने तक। उस केस का किस तरीके से एक रुख बदलने की कोशिश की जा रही है, और वो ये कि सारी बात, ये सारी डिस्कशन जो कि लाइव 3 हेयरिंग्स हुई हैं, उनके अंदर इसी चीज़ के गिर्द घूम रही है कि कैसे जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दरमियान इख्तलाफ खुल के सामने आ रहा है। कैसे जजेस के दरमियान सिर्फ इख्तलाफ इस हद तक नहीं है कि वो उनकी राय में इख्तलाफ है, बल्कि वो इख्तलाफ इस तरह भी है कि वो एक दूसरे की ज़ात से लेके सवालात पर जवाब दे रहे हैं। अगर किसी जगह कोई बैलेंस आउट करने की कोशिश भी करे, तो जजेस पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे को मुकम्मल जवाब दे। इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर जो अहम तरीन मसला है, जो कि काफ़ी ग्रेव इशू है, वो उन 6 जजेस का ख़त है। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत है। एजेंसियाँ जो शायद ताक लगा के बैठी होती है कि किसी जगह तकसीम हो और वहाँ से अपना फ़ायदा उठा सके, ये 6 जजेस बैठकर उन 6 जजेस के ख़त के ऊपर ये तासुर दे रहे हैं कि हम आपस में तकसीम का शिकार है और आप बेशक आके हमसे जिस भी तरह का अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवा लो। और यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से बार बार इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना या डिनायल देना कि एजेंसियों की मुदाखलत होती है, और अगर होती भी है तो उन जजेस को अपने हाई कोर्ट के लेवल पर उसको डील करना चाहिए था। और अब हाई कोर्ट इस मामले पर एक्टिव भी हो चुकी है, पर इस तरह का मौक़िफ़ बार बार बैठ कर वर्बली देना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक तासुर दे रहा है कि शायद जो बेंच के अंदर उनके साथ बैठे जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जो कि उन 6 जजेस और उसके साथ ही अदालती निज़ाम के अंदर एजेंसियों की मुदाखलत को पाकिस्तान की तारीख़ के साथ लिंक करते हैं, उस एक चीज़ पर चीफ जस्टिस नाखुश हैं और वो बार बार उनको जवाब देना ज़रूरी समझते हैं। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला भी, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं, इस बेंच के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हर जज अपनी अपनी हाई कोर्ट को लेकर डिफेंड करता नज़र आता है। जस्टिस अतर मिनल्ला तो चलो उन 6 जजेस के ख़त पर भी डिफेंस करते हैं, और साथ में वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात आती है तो थोड़े पर्सनल होकर भी बात करने लगते हैं। अपने बारे में बात होती है तो कहते हैं मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं थी, फिर साथ ये भी कहते हैं कि ये चलती हुई मुदाखलत है। तो यहाँ पर जजेस के दरमियान में जो इस मामले पर इख्तलाफ है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी कहते हैं कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं है, जब मैं बलूचिस्तान में था तो हम वहाँ भी जमहूरी थे, वहाँ भी कोई मुदाखलत नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं उनके यहाँ भी कोई मुदाखलत नहीं थी, उनको भी आज तक किसी ने दबाव का शिकार नहीं किया। लेकिन फिर बेंच ही के रुकन जैसे जमाल मंदोखेल कहते हैं उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, वो दबाव में नहीं आए। जस्टिस मुसरत हिलाली कहती है जजेस का इतना करेक्टर होना चाहिए, उनको अपने हल्फ की इतनी पासदारी होनी चाहिए कि वो किसी किस्म के दबाव में ना आए। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी कुछ यही कहते दिखाई दिए कि हमारे बलूचिस्तान के जजेस को दबाव के साथ टैकल करना, मिटिगेट करना आता है। तो इस तरह से अपनी अपनी सफाइयों में उलझ के जो एक लार्जर पर्पस सर्व होना चाहिए था इस बेंच से, वो हमें कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा। और इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़
डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने 6 जजेस के से मुतालिक ये कह दिया कि बगैर सबूतों के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और साथ कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं किया, ये कहा कि ये मामला अभी अदालत में है। यहाँ पर मसला ये है कि डीजी आईएसपीआर ये कहते हैं कि बगैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। उन 6 जजेस से किसी ने भी नहीं पूछा कि आपके पास सबूत हैं या नहीं हैं। उल्टा ये तजवीज़ ज़रूर सामने आई है कि उन 6 जजेस से बजाय इसके कि आप उनके लगाए गए इल्ज़ामात पर सबूत मांगे, आप उनको लेवरेज दें, वो जजेस हैं। जैसे जस्टिस अदर मनल्ला बार-बार कहते हैं कि ये कोई इल्ज़ामात नहीं है बल्कि ये वाक़यात हैं। इल्ज़ामात और वाक़यात के अल्फाज में भी फ़र्क यहाँ पर रखना चाहिए। और फिर आज जो 30 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा आया, उसके अंदर जस्टिस अदर मनल्ला का काफ़ी मुश्किल ज़ुबान में, जिसको आप नीम चाइनीज़ ज़ुबान कह सकते हैं, में लिखा उनका हैंड रिटन नोट था जो उन्होंने कल कमरा अदालत में लिखा। उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि ये एक चलता हुआ फिनोमिना है और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन इस अदालत में क्लियर करनी होगी कि आप कैसे अदलिया के मामलात में इस तरीके से मुदाखलत कर रहे हैं और ये काफ़ी संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं और इनको आप किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जस्टिस अदर मनल्ला ये कहते हैं कि एजेंसियाँ क्योंकि वफाकी हुकूमत के मातहत है तो वफाकी हुकूमत बजाय तजावीज़ देने के जवाब दे और अपनी पोजीशन क्लियर करे कि वो इन 6 जजेस के ख़त पर और सारी हाई कोर्ट्स ने जो अब उस 6 जजेस के ख़त की तौसीक कर दी है उस मामले पर क्या कहती है। जबकि जो बाकी पूरा बेंच है उसने सिर्फ वफाकी हुकूमत से तजावीज़ मांगी है, साथ ही एजेंसियों को वक्त दिया है कि आप चाहें तो जवाब लें। और अब वफाकी हुकूमत कब जवाब देती है, ये बेंच दोबारा कब बैठता है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप जजेस की तकसीम की वजह से हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज़ एक बयान आ गया, यानी ये जो पूरा बयानिया बनाया जा रहा था काफ़ी अरसे से उन 6 जजेस के ख़िलाफ़, उसको हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इंडोर्स करती है और कहती है ये जजेस इल्ज़ामात लगा रहे हैं, यानी उनकी नज़र में भी अभी इसकी कोई स्क्रूटनी होनी चाहिए और सुना जाना चाहिए। वो जो वाक़यात बयान कर रहे हैं जजेस, उनकी तरफ या उस इंक्वायरी की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ भी उनकी इंक्वायरी की तरफ नहीं जा रहे और ना ही ये बेंच उस तरफ जाते दिखाई दे रहा है, बल्कि एक तरह से जितना खींचा इस मैटर को गया है, लगता यही है कि इसके ज़हर ख़त्म हो गया और अब जो उसकी एक इंटेंसिटी थी या जो ग्रेविटी थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर लिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ एक कमेंट आ गया और उस कमेंट के बाद लगता ये है कि ये बेंच किसी भी सूरत इन 6 जजेस के मामलात को लेके कोई बहुत सख्त ऑर्डर पास नहीं करेगा। बहुत हुआ जस्टिस अतर मनल्ला का इजाफी नोट आ जाएगा। जैसे इस मामले पर फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, उसी तरह इस मामले पर कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ तजावीज़ दे दी जाएंगी और हाई कोर्ट को कहा जाएगा आप अपनी मर्ज़ी से अपने अपने मामलात को देख लो। तो एक तरह जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जजेस मुतफ़िक़ा तौर पर बोले, उन जजेस को पहले ख़ुद कटहरे में खड़ा किया गया, फिर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन जजेस को एक तरह से एक जुमले में कटहरे में ही खड़ा कर दिया और फिर आपके अपने जो अदलिया के सरबराह हैं वो भी उनको एक तरह से कटहरे में ही खड़ा समझते हैं और वो कहते हैं कि उन जजेस को खुद ही इस मामले को देख लेना चाहिए था। तो फिर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में या फिर हमारी अदलिया में ओवरऑल निज़ाम है या हमारा निज़ाम इंसाफ़ है, जिसके ऊपर लगता है कि आवाम का एतमाद जजेस को या बार को कभी कभी लगता है कि नहीं है, वो कैसे बहाल होगा जब आपकी अपने ही दरमियान की तकसीम और तफरीक ख़त्म नहीं होती। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।